भाषा शिक्षण के क्रम में हम आगे चलते हैं। आज का चैप्टर है व्याकरण शिक्षण। आज का पॉइंट जो है आपका व्याकरण शिक्षण। इसमें हम देखते हैं एक नज़र में, भाषा का शुद्ध प्रयोग एक कला है। भाषा का जो शुद्ध प्रयोग है एक कला है। इसके 4 कौशलों की आवश्यकता होती है। वो 4 से कौशल कौन से हैं? पढ़ना, लिखना, बोलना तथा सुनना। ये 4 कौशल होते हैं। इन 4 कौशलों से भाषा में क्या आती है? शुद्धता आती है। इन 4 कौशलों से भाषा में शुद्धता आती है। भाषा की शुद्धता सदैव तर्क संगत होती है। छात्रों में इन कौशलों के विकास के साथ आलोचना की असीमित शक्ति का विकास करती है। ये जो इनके कौशल होते हैं वो छात्रों में कौशलों के विकास के साथ साथ उसमें जो कमियां होती हैं, जो अच्छाइयाँ होती हैं, उसका भी विकास ये करती है। शुद्ध भाषा सिखाने के लिए व्याकरण का ज्ञान एवं प्रयोग मुख्य आधार है। लेकिन शुद्ध भाषा सिखाने के लिए हमें बच्चों को व्याकरण का ज्ञान एवं प्रयोग मुख्य आधार है। व्याकरण के सिद्धांतों की अपेक्षा व्याकरण के नियम अधिक उपयोग हैं। अपनी मातृभाषा को बिना व्याकरण के ज्ञान के भी मनुष्य बोलना सीख जाता है, परंतु बोलने के कौशल में शुद्धता नहीं होती है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान प्रयोग आवश्यक है, जिसके लिए व्याकरण शिक्षण किया जाता है। प्रत्येक भाषा के व्याकरण के नियम भिन्न भिन्न होते हैं। अंग्रेजी में वाक्य का स्वरूप कर्ता, क्रिया, कर्म का क्रम होता है, जबकि हिंदी में वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया का कर्म होता है। कहने का मतलब अंग्रेजी में जो वाक्य का स्वरूप रहेगा उसमें क्रिया पहले आएगी, कर्म बाद में आएगा, लेकिन हिंदी में जो वाक्य का स्वरूप रहेगा उसमें कर्म पहले आएगा और क्रिया का क्रम बाद में आएगा। इस प्रकार भाषा की शुद्धता की दृष्टि से व्याकरण का असीम क्षेत्र है। भारत में व्याकरण अध्ययन की प्रति प्राचीन परंपरा है। भारत में व्याकरण के अध्ययन के प्रति प्राचीन परंपरा है। प्राचीन भारत में भाषा अध्ययन की दृष्टि से व्याकरण पर इतना बल दिया जाता था कि व्याकरण स्वतः एक स्वतंत्र शास्त्र बन गया। प्राचीन भारत में जब भाषा अध्ययन की दृष्टि से व्याकरण पे इतना ज़्यादा जोर दिया जाता था कि जो ये व्याकरण आपका है वो स्वतः एक स्वतंत्र शास्त्र बन गया और उसका पृथक अध्ययन होने लगा। निरुक्ताकार, व्यासक और अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्याकरणों में गिने जाते हैं। पाणिनि ने किसकी रचना की थी? अष्टाध्यायी, निरुक्ताकार, व्यासक। कात्यायन, पतंजलि, कैयट आदि भी प्राचीन भारत में प्रसिद्ध व्याकरण हैं। 12वीं शताब्दी में हेमचंद द्वारा रचित प्राकृत भाषा का व्याकरण शब्दानुशासन प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। ये तो हो गया आपके व्याकरण के बारे में। हिंदी साहित्य का विकास होने पर हिंदी भाषा का व्याकरण लिखने की ओर विद्वानों का ध्यान विशेष रूप से गया। नागरी प्रचारणी सभा ने इस दिशा में विशेष प्रयास किया। कामता प्रसाद द्वारा लिखा गया हिंदी व्याकरण उसी प्रयास का फल है। जो कामता प्रसाद द्वारा लिखा गया है हिंदी व्याकरण, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, उसी प्रयास का फल है। उदय नारायण तिवारी, बाबू राम सक्सेना, रामचंद्र वर्मा, हरदेव बाहरी, भोलानाथ तिवारी आदि का प्रसिद्ध भाषा शास्त्रियों ने हिंदी व्याकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। जो आपका नाम दिया गया है इसमें कामता प्रसाद, उदय नारायण तिवारी, बाबूराम सक्सेना, रामचंद्र वर्मा, हरदेव बाहरी, भोलानाथ तिवारी आदि प्रसिद्ध आपके भाषा शास्त्रियों ने हिंदी व्याकरण के क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय, बहुत ही प्रसिद्ध कार्य किया है। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं व्याकरण का अर्थ क्या है। विद्वानों ने व्याकरण की परिभाषा विभिन्न रूपों में की। यहाँ पे कुछ व्याकरण की महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं। देखते हैं। डॉक्टर ह्यूम गिल्ड के अनुसार इन्होंने कहा है व्याकरण के बारे में, भाषा के रूप, सार्थक एवं शुद्ध व्यवस्था ही व्याकरण है। गिल्ड ने क्या कहा? भाषा के रूप की सार्थक एवं शुद्ध व्यवस्था ही आपका व्याकरण है। महर्षि पाणिनि और पतंजलि के अनुसार व्याकरण क्या है? देखते हैं। व्याकरण शब्दानुशासन है। इसमें भाषा का स्वरूप व्यवस्थित होता है। महर्षि पतंजलि ने भी अपने महाभाष्य में इसे शब्दानुशासन
कहा है। पतंजलि ने भी अपने महाभाष्य में इसे शब्दानुशासन कहा है। हेमचंद्र ने कहा है कि व्याकरण का काम भाषा पर अनुशासन रखना है। इस प्रकार हेमचंद्र के मतानुसार व्याकरण शब्दानुशासन ही है। कहने का मतलब पाणिनि, पतंजलि और हेमचंद्र ने क्या व्याकरण को क्या माना है? शब्द अनुशासन ही माना है। आगे देखते हैं। महास्वीट के अनुसार व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण अथवा उसका शरीर विज्ञान है। स्वीट ने कौन सी परिभाषा दी है? व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण तथा उसका शरीर क्या है? विज्ञान है। आगे देखते हैं। इन्होंने बताया है व्याकरण शब्द वि प्लस आ प्लस क्री धातु प्लस लरुट प्रत्यय के योग का योगफल है। किसने बताया है? स्वीट ने। जिसका तात्पर्य व्याकरणीयन्ते अर्थात जिसके द्वारा अर्थ स्वरूप के माध्यम से शब्दों की व्याख्या होती है। इनके अनुसार, स्वीट के अनुसार अर्थ स्वरूप के माध्यम से शब्दों की व्याख्या होती है। आगे देखते हैं। जैगर के अनुसार प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या ही व्याकरण है। प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या ही व्याकरण है। यह मत जैगर ने विद्यालयों में व्याकरण की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यक्त किया था। महोदय शानसिन के अनुसार व्याकरण क्या है? वाक्य में विभिन्न शब्दों के समूहों में क्या अंतर है? व्याकरण इसकी व्याख्या तथा अर्थापन करता है। ये शानसिन का यानी कहने का मतलब है, जब हम अपनी मातृभाषा या लोक भाषा में बात करते हैं तो हमें व्याकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन हम जब भाषा कौशल या मानक भाषा पे चलते हैं तो हमें व्याकरण की ज़रूरत पड़ती है। व्याकरण ही भाषा को शुद्ध और व्यवस्थित रूप प्रदान करता है। व्याकरण केवल वाक्य संरचना करता है। व्याकरण केवल वाक्य संरचना करता है। शानसिन के अनुसार ही है व्याकरण शब्दों के प्रयोग का अनुशासक तथा नियंत्रक है। व्याकरण क्या है? शब्दों के प्रयोग का अनुशासक तथा नियंत्रक है कि शब्दों का प्रयोग हमें कितना करना है, कितना नहीं करना है और कौन सा शब्द हमें प्रयोग करना है, इसका क्या है? अनुशासक या नियंत्रक है। इसीलिए इसे शब्दानुशासन भी कहा जाता है। व्याकरण भाषा का अंगरक्षक है। आगे देखते हैं। अधिकतर विद्वानों ने व्याकरण को शब्दानुशासन ही माना है। भाषा सीखने के लिए व्याकरण के उद्देश्य। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। भाषा कैसे सीखी जाती है? अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें उनके सर्वमान्य रूप को सीखना होता है। जो सभी में मान्य हो, उसी अपने भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें उसी भाषा को सीखना होता है जो समाज में या सभी को मान्य हो। और भाषा के सर्वमान्य रूप को सीखने के लिए हमें उसके व्याकरण को जानना होता है। इस प्रकार व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य भाषा के सर्वमान्य रूप की सुरक्षा करना होता है। भाषा सीखने व्याकरण का क्या उद्देश्य है? भाषा के सर्वमान्य रूप की सुरक्षा करना। इसके लिए बच्चों को अक्षरों, शब्दों और वाक्यों के सर्वमान्य रूपों का ज्ञान कराना होता है। उन्हें शब्द शक्तियों जैसे छंद, अलंकार, रसों का ज्ञान कराना होता है। तो इसके लिए हमें बच्चों को छंद, अलंकार और रसों का ज्ञान कराना होता है और साहित्य की विभिन्न विधियों एवं उनकी विभिन्न लेखन शैलियों का ज्ञान कराना होता है व्याकरण के लिए। इन सब ज्ञान के आधार पर उन्हें अभ्यास द्वारा भाषा माध्यम से अव्यक्त विचारों को सही रूप से समझने और अपने भाव एवं विचारों को सर्वमान्य भाषा में प्रकट करने योग्य बनाया जाता है। व्याकरण शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है, हम देख सकते हैं। विद्यार्थियों को विविध ध्वनियों का ज्ञान। व्याकरण के द्वारा विद्यार्थियों में रचना, सृजनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना।
4 कौशल जो अभी हमने पढ़ा, पढ़ना, लिखना, बोलना तथा सुनना का विकास। विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा का प्रयोग सिखाना। क्या सिखाना? शुद्ध भाषा का प्रयोग सिखाना। विद्यार्थियों में ऐसी क्षमता उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में ऐसी क्षमता उत्पन्न करना जिससे कि वे कम से कम शब्दों में शुद्धता पूर्वक अपने भावों को व्यक्त कर सके। किसी बात को कहने के लिए उन्हें कम से कम शब्द का प्रयोग करना पड़े। साथ ही उनमें ऐसी योग्यता उत्पन्न करना जिससे कि वे भाषा की अशुद्धता को समझ सकें और उनमें भाषा को परखने की शक्ति का विकास करना। ये आपका व्याकरण का उद्देश्य है। आगे है, विद्यार्थियों को शुद्ध बोलने, लिखने तथा पढ़ने की प्रेरणा देना। विद्यार्थियों को ऐसी योग्यता उत्पन्न करना या विद्यार्थियों में ऐसी योग्यता उत्पन्न करना जिससे कि वे भाषा की अशुद्धता को समझ सके और उनमें भाषा को परखने की शक्ति विकसित हो सके। कहने का मतलब विद्यार्थियों में ऐसी योग्यता का विकास करना जिससे वे समझ सके कि ये भाषा अशुद्ध है या शुद्ध है, या सही प्रयोग आ रही है कि नहीं प्रयोग आ रही है। और व्याकरण से भाषा में दक्षता विकसित करना। अगला है, विद्यार्थियों को भाषा से संबंधित नियमों का ज्ञान प्रदान करना तथा उनको भाषा में प्रयोग करना। फिर है, विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा का प्रदान करना। आगे देखते हैं, विश्व गाई एन पकाक के मतानुसार व्याकरण की शिक्षा का उद्देश्य बालक को भाषा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने में प्रवीण बनाना होना चाहिए। प्रवीण बनाना होना चाहिए, यानी कि मतलब पकाक आप कह रहे हैं कि व्याकरण की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि बालक जो है भाषा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख सके। आगे देखते हैं, पंडित लज्जा शंकर झा। पंडित लज्जा शंकर झा ने लिखा है, भाषा का शुद्ध रूप पहचानने में छात्रों को सक्षम व समर्थ बनाना ही व्याकरण का उद्देश्य है। इस प्रकार व्याकरण से शुद्ध बोलना एवं लिखना आ जाता है। चैंपियन के मतानुसार व्याकरण के नियमों का ज्ञान छात्रों में मौलिक वाक्य बनाने की योग्यता उत्पन्न करता है। मितव्ययिता के आधार हेतु व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। यह छात्रों में शुद्ध रूप से बोलने लिखने की क्षमता पैदा करता है। फिर आगे, भाषा विश्लेषण की योग्यता का विकास करना और शुद्ध तथा अशुद्ध भाषा की पहचान कर सकना। भाषा के मानकों, शुद्ध उपयोग की क्षमताओं का विकास करना। व्याकरण की शिक्षा भाषा की शिक्षा का आवश्यक अंग है। यह भाषा रूपी रथ का सारथी है। यह भाषा को स्वयं बनाता है तथा उस पर नियंत्रण रखता है। यह भाषा का मित्र भी है। यह उसे सच्चे रास्ते पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य है, व्याकरण हमें क्या सिखाता है? भाषा का शुद्ध रूप पहचानने में हमारी मदद करता है और अशुद्ध रूप पहचानने में भी हमारी मदद करता है। शुद्ध बोलना, लिखना, सुनना और अपनी विचारों को शुद्ध रूप में पहचानना ही व्याकरण है। देख लिखते हैं, भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका क्या है। व्याकरण की शिक्षा भाषा शिक्षण का अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण अंग है। व्याकरण भाषा का दिशा निर्देशन करता है और उसे सरलता से अपेक्षित लक्ष्य तक पहुंचाता है। भाषा के नियमों का ज्ञान छात्रों में मौलिक वाक्य संरचना की योग्यता का विकास करता है। भाषा की मितव्ययिता के आधार हेतु व्याकरण के नियमों का ज्ञान आवश्यक है। छात्रों में भाषा शुद्ध लिखने, बोलने के कौशल का विकास करती है। आगे देखते हैं, भाषा का शुद्ध रूप की पहचान करने में भाषा का शुद्ध रूप ही पहचान करने में छात्रों को सक्षम बनाना ही व्याकरण का मुख्य उद्देश्य है। व्याकरण शिक्षा से मातृभाषा के प्रयोग, लिखने बोलने में शुद्धता आती है। मातृभाषा में व्याकरण के उपयोग से शुद्ध एवं स्पष्ट व्यवहार रहता है। शुद्ध संप्रेषण व्याकरण के उपयोग पर निर्भर
होता है। कहने का तात्पर्य है व्याकरण ही है जो हमें अपनी भाषा को शुद्ध व स्पष्ट बोलने में सहायता करती है, या शुद्ध संप्रेषण व्याकरण के उपयोग पर ही निर्भर करता है। आगे देखते हैं, भावों की अस्पष्टता भाषा पर निर्भर है और भाषा की शुद्धता व्याकरण पर। भावों की, जो हमारे मन में भाव या विचार उत्पन्न होते हैं, उसको हम कैसे व्यक्त करते हैं? अपनी भाषा द्वारा। और भाषा की शुद्धता हम व्याकरण पर छोड़ देते हैं, क्योंकि भाषा अगर शुद्ध रूप में रहेगी तभी ज़्यादा सही से समझ में आएगी। व्याकरण भाषा का संगठन करता है। व्याकरण की जानकारी के बिना शुद्ध भाषा नहीं हो सकती। इसी कारण व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। भाई योगेंद्र जीत के शब्दों में देखते हैं, सार रूप में प्रचलित भाषा से संबंधित नियमों का कथन करना ही व्याकरण है। अब हम व्याकरण के प्रकार देखेंगे। आज ज्ञान का क्षेत्र बहुत ही विशाल होता जा रहा है। सभी अध्ययन क्षेत्रों में ज्ञान में वृद्धि अधिक तीव्रता से हो रही है। इसका प्रभाव व्याकरण के ज्ञान पर ही हुआ है। चोम्स्की ने एक नवीन व्याकरण का विकास किया, जिसे व्यवहारिक व्याकरण की संज्ञा दी गई। चोम्स्की ने, जो भाषा शिक्षा के प्रतिपादक माने जाते हैं, उन्होंने क्या किया है? व्यवहारिक व्याकरण का निर्माण किया है। इस प्रकार के व्याकरण के नियमों के अनुसरण की अपेक्षा व्यवहारिकता अथवा प्रचलन को विशेष महत्व दिया गया है। इस प्रकार आज व्याकरण के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं, देख लेते हैं। व्याकरण के प्रकार यहाँ पे दिया गया है, शास्त्रीय तथा सैद्धांतिक व्याकरण, व्यवहारिक व्याकरण और प्रासंगिक व्याकरण। व्याकरण शिक्षण की विधियाँ देख लेते हैं हम। व्याकरण शिक्षण के मुख्यतः 4 विधियों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी? आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन विधि, प्रत्यक्ष भाषा विधि और व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण विधि। ये आपकी व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं। व्याकरण के द्वारा संप्रेषण तथा लेखन कौशल में किस प्रकार सहायता मिलती है, हम देखते हैं उसके विकास में। व्याकरण भाषा की शुद्धता का साधन है। व्याकरण क्या है? भाषा की शुद्धता का साधन है। व्याकरण के प्रयोग से वांछित कोई भी भाषा कभी भी शुद्ध एवं सुंदर नहीं हो सकती है। जिसमें व्याकरण का प्रयोग ना किया गया हो, वो भाषा कभी भी शुद्ध और सुंदर नहीं हो सकती है। संप्रेषण तथा लेखन कौशल के विकास में व्याकरण की अहम एवं अद्वितीय भूमिका होती है। बिना व्याकरण को जाने संप्रेषण अथवा लेखन कौशल का विकास संभव नहीं है। आगे देखते हैं, संप्रेषण कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व। संप्रेषण कौशल के विकास में व्याकरण का बहुत बड़ा महत्व है। व्याकरण का शिक्षा जितना प्रभावी ढंग से किया जाता है, संप्रेषण उतना ही प्रभावशाली होता है। जब हम व्याकरण का ज्ञान बहुत ही ढंग से करेंगे तो हम संप्रेषण भी उतने ही प्रभावशाली रूप में करेंगे। संप्रेषण कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व निम्न है। बालकों को अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करने में सहायता करती है। शुद्ध एवं सही वाचन का अभ्यास कराने में सहायता करती है। बालकों की अभिव्यक्ति में स्पष्टता लाने में सहायक, ताकि सुनने वाले सरलतापूर्वक उसको समझ सकें। बालकों में सृजनात्मक कौशल का विकास करने में सहायक। बालकों में ऐसी क्षमता पैदा करने में सहायक जिससे कि वे अपने भावों को शुद्धता पूर्वक व्यक्त कर सकें। बालकों में ऐसी क्षमता का विकास करने में सहायक जिससे कि वे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर प्रभावपूर्ण तरीके से दे सके। जब बालकों को व्याकरण का ज्ञान रहेगा सही ढंग से, तो वो जो संप्रेषण करने चलेंगे, जब अपनी बातों को व्यक्त करने चलेंगे, तो उसमें शुद्धता रहेगी, सरलता रहेगी, प्रवाह रहेगा, जिससे सुनने वाला व्यक्ति जो है वो आसानी से उसको समझ सके। जब व्याकरण का ज्ञान रहेगा तो जो बालक है वो आम समानता साधारण वार्तालाप, यानी कि साधा वार्तालाप या तो फिर बातचीत में शुद्ध भाषा का प्रयोग सिखाने में सहायक रहेगा। बच्चों में भाषा संबंधी अभिव्यक्ति का विकास करने में भी व्याकरण सहायक होता है। अब हम देखते हैं इसको लेखन कौशल में। लेखन कौशल में देख लेते हैं। लेखन कौशल के
विकास में व्याकरण का महत्व क्या है? इस महत्व अद्वितीय है। किसी बालक का लेखन कौशल में इस बात पर निर्भर करता है कि व्याकरण में उसे ज्ञान का स्तर क्या है। किसी बालक का जो लेखन होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसको व्याकरण में कितना ज्ञान है, जो निम्नवत है। देख सकते हैं, बच्चों को पढ़ी या सुनी बातों को शुद्ध वर्तनी तथा विराम चिन्हों का सही प्रयोग करते हुए लेखन कौशल का विकास करने में सहायक होता है व्याकरण। बच्चों के लेखन में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव आदि के प्रयोग से उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक होता है। बच्चों में विभिन्न संदर्भ शब्दों की समझ पैदा करने में सहायक होता है। बच्चों की लेखन शैली में मुहावरों का प्रयोग करने का शिक्षण देकर उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक होता है व्याकरण। बच्चों को लेखन क्रिया में गद्य पद्य में अंतर समझाकर उनके लेखन कौशलों का विकास करने में सहायक होती है कौन? व्याकरण आपका। अब हम व्याकरण शिक्षण में से कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। देखते हैं, संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है। संप्रेषण की कुशलता जो है वो किससे बढ़ती है? आपकी प्रशिक्षण से बढ़ती है। प्रशिक्षण से बढ़ती है। धन से बढ़ती है, अंतःक्रिया से बढ़ती है, अनुभव से बढ़ती है, नहीं, प्रशिक्षण से बढ़ती है। समवाय विधि प्रयुक्त होती है किसमें? निबंध शिक्षण में। आपका समवाय विधि किसमें प्रयुक्त होती है? निबंध शिक्षण में प्रयुक्त होती है। आगे देखते हैं, भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, सही है। भावानुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण, अंग संचालन का अभ्यास करना, ये भी सही है। छात्रों में शुद्ध, सरल, स्पष्ट ढंग से आत्मा अभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना, ये भी सही है। तो आपका इसमें सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं, व्याकरण शिक्षण का प्रकार है। कौन कौन सा प्रकार है अभी हमने पढ़ा है। औपचारिक व्याकरण पाठ सही, व्यवहारिक पाठ सही, प्रासंगिक व्याकरण पाठ सही। तो चारों है। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? जो तुकांत ना हो, गलत, जो कोई सीख देती हो। प्राथमिक स्तर के बच्चों की बात हो रही है। कौन से स्तर की? प्राथमिक स्तर के। जिनमें लयात्मकता हो, जो अनिवार्य रूप से राजा रानी से जुड़ी हो, नहीं, जिसमें लयात्मकता हो, यानी कि गाने वाले जो कविता रहेंगे उसी को प्राथमिक स्तर के बच्चे पसंद करेंगे। देखते हैं, माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोपयुक्त प्रणाली है। कौन सी? पाठ्य पुस्तक प्रणाली आपकी दी गई है, समवाय प्रणाली, भाषा संसर्ग प्रणाली, आगमन निगमन प्रणाली। तो माध्यमिक स्तर पे हमें आगमन निगमन प्रणाली शिक्षण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। व्याकरण की विषय वस्तु निम्न में से क्या है? साहित्य है, इनमें से कोई नहीं। भाषा, व्याकरण की विषय वस्तु निम्न में से भाषा है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है? कौन सा उद्देश्य है? ज्ञान, कौशल, ज्ञान प्रयोग, ये सभी है आपका। आगे देखते हैं, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि किसकी? व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि निम्न में से क्या है? निगमन, आगमन, तो दोनों हैं, आगमन एवं निगमन दोनों हैं। और भी विधियां हैं, प्रत्यक्ष भाषा विधि है, व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण विधि है आपकी मुख्य विधियों में। आगे देखते हैं, निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है? साहित्यिक है, व्यवहारिक है, दोनों हैं, प्रवृत्ति दोनों रहेंगी आपके। निम्न में से क्या व्याकरण की मुख्य विशेषता है? भाषा की शुद्धता, शब्दानुशासन, भाषा का शरीर विज्ञान। तो इसमें आपका सभी है, भाषा का सब है इसमें। भाषा, व्याकरण भाषा निम्न में से किसका साधन है? व्याकरण भाषा निम्न में से किसका साधन है? त्रुटि का, बोलने का, शुद्धता का। तो व्याकरण भाषा शुद्धता का साधन है। व्याकरण निम्न में से किसकी मुख्य पाठ वस्तु है? किसकी
मुख्य पाठ्यवस्तु है भाषा की कि सुनना की कि अशुद्धता की त्रुटि की, भाषा में सब आ जाएंगे आपकी। तो देखते हैं व्याकरण का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसका विकास करना है। किसका विकास करना है? पढ़ने के कौशल का, बोलने के कौशल का कि लिखने के कौशल का? उपरोक्त सभी कौशल का विकास करना है। व्याकरण मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? होता है व्याकरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का हमने बताया ही। निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है? सिद्धांत विधि, आगमन विधि, प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि, उपरोक्त सभी विधि। कौन सा नहीं है आपका? कौन सी विधि है, सॉरी, तो इसमें उपरोक्त सभी होगा आपका। संप्रेषण कौशल, क्या आपका संप्रेषण कौशल का विकास करने में व्याकरण की भूमिका क्या होती है? शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, अशुद्ध उच्चारित भाषा का प्रयोग करना, एक बार दो दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। संप्रेषण भाषा कौशल का विकास करने में व्याकरण की भूमिका, तो आपका इसमें एक बार दो दोनों होगा। शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, अशुद्ध उच्चारित भाषा की पहचान करना होना चाहिए यहाँ पे। आगे देखते हैं लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व क्या है आपका? वर्तनी संबंधी समस्याओं का समाधान करना, विराम चिन्हों के गलत प्रयोग का समाधान करना, कठिन शब्दों के प्रयोग की समस्या का समाधान करना, उपरोक्त सभी रहेगा इसमें आपका। भाषा के रूप की सार्थक एवं शुद्ध व्यवस्था क्या कहलाती है? व्याकरण कहलाती है। व्याकरण व्यवहारिक तथा सैद्धांतिक होता है। इस कथन से आप क्या है, तो हम पूर्णतः सहमत हैं, क्योंकि व्याकरण हमेशा आपका व्यवहारिक भी होता है और सैद्धांतिक भी होता है। धन्यवाद।